सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है 8th क्लास, सब्जेक्ट हमारा साइंस, टॉपिक हमारा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इससे पहले की क्लास में भी हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने सबसे पहले फसल के बारे में पढ़ा था। फसल की चलिए देखते हैं फसल पद्धतियों को। कौन कौन सी फसल पद्धतियाँ? पहली फसल पद्धति थी सबसे पहले मिट्टी तैयार करना। दूसरा है हमारे पास कौन सा था? मिट्टी तैयार करने के बाद क्या करेंगे? बुआई। ये सब मैं पहले तुम्हें लिखवा चुकी हूँ, आज इन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। बुआई, मिट्टी तैयार करना, बुआई, और उसके बाद क्या था? खाद या उर्वरक देना। चौथा था अपने पास सिंचाई करना। चौथा क्या था? सिंचाई करना। इसके बाद पांचवा कौन सा था? सिंचाई करने के बाद क्या करेंगे? खरपतवार से सुरक्षा। क्या करेंगे? खरपतवार से सुरक्षा। छठा है हमारे पास कटाई। और सातवां क्या था? भंडारण। इस तरह से ये 7 फसल पद्धतियां मैं तुम्हें पहले भी लिखवा चुकी हूँ। आज इन्हीं फसल पद्धतियों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना। चलिए देखते हैं मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना में सबसे पहले क्या करेंगे? मिट्टी को पोला बनाया जाता है। क्या किया जाता है? मिट्टी को पोला बनाया जाता है। और पोला क्यों बनाया जाता है मिट्टी को? क्योंकि इसमें जो है पौधे की जो जड़ें होती है वो आसानी से गहराई में श्वसन कर सके, इसी कारण से मिट्टी को पोला बनाया जाता है। और इसके बाद हम बात करें कि मिट्टी को पोला बनाने व उलटने और पलटने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? जुताई कहा जाता है। परिभाषा नोट करो जुताई की। तो मिट्टी को पोला बनाने या उलटने पलटने की क्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। परिभाषा नोट करो। फिर से देखते हैं। मिट्टी को पोला बनाने या उलटने पलटने की क्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। और ये जुताई क्यों करते हैं? जुताई करने से क्या होता है कि इसमें जो बीज होते हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है। बीजों की सुरक्षा कैसे होगी? जैसे ही हम खेत में बीज डालते हैं तो उनको पक्षियों के द्वारा या पशुओं के द्वारा खाए जाने की संभावना होती है, तो हम इससे उसकी रक्षा कर सकते हैं, ठीक है? चलिए इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा बुआई करना। बुआई करना। बुआई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले बीजों का चयन किया जाता है। अब बीजों का चयन कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो हम कुछ बीज लेंगे, उनको जल से भरे बीकर में डालेंगे। अब हम देखते हैं, कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि वो जो बीज थे उनमें से जो बीज क्षतिग्रस्त थे या खोखले थे वो कुछ समय के बाद क्या करेंगे? ऊपर आ जाएंगे और तैरने लग जाएंगे। और जो बीज भारी थे वो कहाँ रह जाएंगे? उसी बीकर में। इस तरह से हम बीजों को पृथक पृथक कर सकते हैं, बीजों का अच्छी तरह से चयन कर सकते हो। ये चयन क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जो है बीजों को, अच्छे गुणों वाले बीजों को, स्वस्थ बीजों को आसानी से प्राप्त
कर सके। ठीक है, बुआई करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है। और वो उपकरण कौन सा है? जैसे मान लो सीड ड्रिल। ठीक है, अब सीड ड्रिल एक जो मशीन है वो क्या है? ट्रैक्टर के द्वारा संचालित मशीन होती है। इसके द्वारा बीजों को बोया जाता है। और बीजों को बोने के लिए क्या करेंगे? इसमें जो बीजों को डाल दिया जाता है और बीजों को डालने के बाद उन बीजों को उस मशीन के द्वारा समान दूरी व समान गहराई पर डाल दिया जाता है। इस तरह से सीड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। बुआई करने के बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो कौन सा है? चरण कौन सा है? बुआई करने के बाद खाद व उर्वरक देना। दूसरा कौन सा था? खाद या उर्वरक देना। खाद या उर्वरक क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करें, जब लगातार एक ही फसल को अगर हम खेत में बोएंगे तो खेत में क्या होगा? पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। और अगर पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो उतनी वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए खेतों में किसानों को हमने खाद या उर्वरक को डालते हुए देखा होगा। अब हम बात करते हैं खाद क्या होती है। तो खाद जो होती है एक कार्बनिक पदार्थ होता है। यह विभिन्न प्रकार के जंतु और पादपों से प्राप्त, उनके अपशिष्टों से ये प्राप्त होता है। और इन अपशिष्टों को क्या किया जाता है? एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, संग्रहित रखा जाता है इनको काफ़ी टाइम तक। फिर उसके बाद इनका अपघटन किया जाता है। और इनका अपघटन भी किसके द्वारा किया जाता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। जब ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इनको किसमें बदल दिया जाता है? फिर खाद में बदल दिया जाता है और फिर इस खाद को खेतों में डाला जाता है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उर्वरक। उर्वरक जो होते हैं वो एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। खाद व उर्वरक में क्या अंतर है उसके बारे में देखते हैं हम सबसे पहले। चलिए, खाद, नोट कीजिए इनको, खाद व उर्वरक में अंतर। चलिए इधर ले लेते हैं हम खाद, इधर उर्वरक। अभी मैंने बताया खाद क्या होते हैं? यह प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं। किस किस से बने होते हैं ये? चलिए, इसके पहला है कि ये प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं। और ये क्या होते हैं? क्या होते हैं ये? मानव निर्मित होते हैं। मानव निर्मित होते हैं। अब बात करते हैं हम खाद के बारे में। किस किस से मिलकर बने होते हैं? जंतुओं पादपों के अपशिष्टों से मिलकर के बने होते हैं। पहला जो पॉइंट था ये है कि यह प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं, जंतुओं पादपों के अपशिष्टों से बने होते हैं। दूसरा इनका जो था कि ये मानव निर्मित होते हैं। चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा है खाद का जो उत्पादन होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है, जबकि उर्वरक
रासायनिक होते हैं। इनका उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। में होता है, ठीक है। इसमें जो होती है ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जबकि ह्यूमस का अभाव होता है। एक और पॉइंट है, पहले इनको नोट कीजिए। चौथा पॉइंट है खाद में पोषक तत्व। अब पोषक तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है। पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं। जबकि उर्वरक में पोषक तत्व कौन से हैं? जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नोट करो इसे। लास्ट पॉइंट है ये। चौथा जो चरण है हमारे पास, सबसे पहले पड़ा मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बुआई करना, उसके बाद खाद या उर्वरक देना। चौथा है हमारे पास क्या था? सिंचाई करना। सिंचाई करना। सिंचाई करने में सबसे पहले है कि निश्चित अंतराल के बाद खेतों को जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। नोट कर लीजिए। निश्चित अंतराल के बाद खेतों में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। इसके बाद है सिंचाई के विभिन्न स्रोत। कौन कौन से सिंचाई के विभिन्न स्रोत? चलिए पहले ये नोट कीजिए। पहले देखिए सिंचाई के स्रोत कौन से हैं। नदियाँ, तालाब, झील और बांध, नहर आदि। ये सब क्या है? सिंचाई के स्रोत। नोट कर सकते हो उनको। इसके बाद है सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कौन कौन से सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं? पारंपरिक तरीके। चलिए, पहला है मोट, दूसरा है
लहट, तीसरा है ढेकली, चौथा है चैन पंप। ये सब क्या है? सिंचाई के पारंपरिक तरीके, नोट कीजिए इनको। इसके बाद है सिंचाई की आधुनिक विधियां। कौन कौन सी सिंचाई की आधुनिक विधियां जो वर्तमान में प्रचलित है? छिड़काव यंत्र, दूसरा है ड्रिप यंत्र। छिड़काव यंत्र में एक मुख्य पाइप होता है, उससे कई छोटे छोटे पाइप जुड़े होते हैं और इन पे क्या लगा होता है? इनके सिरे पर नोजल लगे होते हैं, और नोजल लगे होते हैं वो घुमावदार नोजल होते हैं। और इससे जो सिंचाई होती है वो किस तरह से प्रतीत होती है? जैसे कि मान लो फुहारा विधि से सिंचाई हो रही हो। इसके बाद है ड्रिप यंत्र। इसमें जो सिंचाई होती है कौन से स्थानों पर होती है? जहाँ पर जल का अभाव पाया जाता है, जहाँ पर जल की बहुत अधिक कमी होती है, वहाँ पर इन उपकरणों के द्वारा सिंचाई की जाती है। इसमें बूंद बूंद विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जल की बहुत ही कम हानि होती है। इसके बाद पांचवा चरण है हमारे पास खरपतवार से सुरक्षा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि खरपतवार क्या होती है। फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे। फसल तो उगती है, फसल के साथ कुछ अन्य पौधे होते हैं जो अवांछित प्रकार से फसल के साथ उग जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। परिभाषा नोट कीजिए। इसमें सबसे पहले खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? खरपतवार कहा जाता है। चलिए नोट कीजिए इसे। खरपतवार क्या करते हैं? ये मुख्य फसल के साथ जल, पोषक तत्व आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और उसकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि 2,4-D खरपतवार नाशी भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के मानवों और पशुओं को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार प्रभावित करते हैं? इनका जो फसल होता है उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब इनका छिड़काव किया जाता है तो ये उस पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब इनका छिड़काव किया जाए तो मुंह और नाक को ढक लेना चाहिए। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा कटाई। फसल के पक जाने के बाद उसे काटना ही क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। और कटाई करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि दराती है और विभिन्न प्रकार के मशीनी उपकरण है, जैसे कि मान लो थ्रेसर है। थ्रेसर जो होता है वो क्या करता है? बीजों को भूसे से अलग करने का कार्य करता है। एक और मशीन है जिसे क्या कहा जाता है? हार्वेस्टर मशीन कहा जाता है। और हार्वेस्टर और थ्रेसर का जो संयुक्त रूप है उसे क्या कहा जाता है? कंबाइन कहा जाता है। इनका उपयोग फसल को काटने में किया जाता है। इसके बाद है सातवां है हमारे पास भंडारण। फसल को संग्रहित कर उसे सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? भंडारण कहलाता है। और भंडारण करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो धातु के बने पात्रों का उपयोग किया जाता है, जूट के बोरों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले भंडारण करने के लिए, भंडारण क्यों किया जाता है बात करते हैं, उसको जो फसल है उसको नमी, कीटों, जीवाणु, कवक, विषाणु आदि इन सभी से बचाने के लिए उसका भंडारण किया जाता है। अब क्या होता है, जब हम फसल को काट करके घर पे लाते हैं तो जो ताज़ा फसल होती है उसमें नमी रह जाती है, तो सबसे पहले उनको धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद उनको जूट के बोरों और धातु के बने पात्रों में संग्रहित करके रखा जाता है। और
फिर उनको कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। इसके अलावा भंडारण करने से पहले उसमें जो वर्तमान समय में नीम की पत्तियों को भी बिछाया जाता है। उससे क्या होता है, उनकी जो कीटों से, चूहों से, जीवाणुओं से सुरक्षा हो जाती है। इस तरह से इनका भंडारण किया जाता है। और जब यह कार्य, भंडारण का जो ये कार्य है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है, उसे साइलो कहा जाता है। ठीक है। जंतुओं से भोजन, जिस तरह से हम पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी तरह से जंतुओं से भी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लो समुद्र तटीय क्षेत्रों के आसपास जो रहने वाले जो लोग होते हैं वो मछलियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पशुओं को पाल लेते हैं और फिर उनको भोजन, आवास, सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं। जब यह कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, पशुपालन कहा जाता है। आज का ये पाठ हमारा